हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है 2023 में उसे डिटेल में देखेंगे। व्हाट आर द प्रोविजंस इन दिस, क्यों लाया गया है इसे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस एक्ट। सो लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। तो जैसा हम सबको पता है, वाई न्यूज़, बिकॉज द पार्लियामेंट हैज पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 और ये जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को अमेंड करता है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसे लाया क्यों गया है पहले तो हम वो देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, 2002 में इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया था। नाउ दिस एक्ट वाज पास्ड एट दैट टाइम टू स्टॉप बायोपायरेसी, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे उन्हें पायरेट किया जा रहा था। जैसे कि हमारा नीम हो गया, अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, हल्दी हो गया, इसे बाहर ले जाया जाता था और इन्हें पेटेंट करा लिया जाता था। नाउ टू स्टॉप दिस माल प्रैक्टिसेस दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन। बट हुआ क्या, ये एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है। So to protect these practices, this act was very strict in nature. But इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो इंडिया में FDI है, रिसर्च या कि IPR आप बोल सकते हो, या बाकी सारी चीजें, अदर फैक्टर्स, ये सारे जो हैं फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होने लग गए। क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट लॉ था तो बाहर से कंपनीज आने में कतराती थी, इंडिया में पेटेंट फाइल करने में दिक्कत आती थी और भी बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती थी। सो टू स्ट्राइक अ बैलेंस ये एक्ट का अमेंडमेंट लाया गया है, ताकि ज्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो बट ज्यादा लीनियंट भी ना हो, जिसके कारण जो हमारी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। सो टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ताकि प्रॉपर रिसर्च हो सके, FDI आ सके, इस एक्ट को लाया गया। अदर थिंग इज दैट कि क्योंकि 2002 में इसे पास किया गया था, जैसे आप देख सकते हैं, तो उसके बाद से काफी सारी नई चीजें आई हैं, जैसे आईची टारगेट्स हो गए, नगोया प्रोटोकॉल हो गया। तो इन सबको भी देखते हुए एक अमेंडमेंट जरूरी था इस बिल का। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, वन बाय वन। तो पहले हम अमेंडमेंट्स देखते हैं। सो फर्स्ट अमेंडमेंट इज दैट इट हैज extended the exemption to codified traditional knowledge users and आयुष practitioners। तो जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज के यूजर्स हैं, जैसे वैद, हकीम, फकीर, इन सभी को क्या है कि जो है अपना जो है बेनिफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा विद लोकल कम्युनिटी इफ दे आर यूजिंग द biological diversity resources, so they won't have to share the benefits with local communities. Same is true for Ayush practitioners, they won't have to share the benefits with local communities, तो इन्हें exempt किया गया है। Earlier, prior approval or intimation of regulatory authority was needed. पहले अगर किसी को भी करना था तो they had to take the prior permission or had to intimate the authorities. अब इसमें एक इशू जो हम आगे चल के देखेंगे वो ये है कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज आखिर है क्या, किसे कहा जाएगा, यही एक बहुत बड़ा कंटेंशन का इशू है। क्योंकि क्या कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसे कौन यूज कर सकता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और ये जो है एक्सप्लॉइटेशन का फ्लड गेट्स ओपन कर सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन दिस एक्ट। फिर हम आगे देखते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट हैज बीन अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो सपोज अगर आप IPR राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपको जो अप्रूवल है वो बिफोर द एप्लीकेशन लेना पड़ता था। अर्लियर जो है आपको अप्रूवल जो है जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, व्हेन यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, उसके पहले ही आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। बट अब जो है आपको अप्रूवल जो है वो बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ IPR राइट्स से लेना पड़ेगा। यानी IPR राइट्स आपको ग्रांट होने वाली है, जस्ट उसके पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो दिस हैज सिंप्लीफाइड थिंग्स अ लिटिल बिट, ठीक है, क्योंकि पहले क्या अप्रूवल बहुत ही पहले एप्लीकेशन स्टेज पे ही लेना पड़ता था। तो अर्लियर क्या है कि जो IPR है वो आपको एप्लीकेशन स्टेज पे ही लेना पड़ता था। दैट अप्रूवल ऑफ NBA वॉज रिक्वायर्ड अर्लियर, ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन ओनली। नेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि एक्स ऑफिसो मिनिस्ट्रीज एंड मेंबर्स को इंक्रीज किया गया है। 16 मेंबर्स जो है वो लाए गए हैं इन बोर्ड। अर्लियर जो थे वो 10 मेंबर्स थे। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अप इज दैट ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिल है वो डीक्रिमिनलाइज करता है ऑफेंसेस को, तो इसमें जो है सिर्फ सिविल ऑफेंस इसे रखा गया है। अब इसे क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी से हटा दिया गया है और पेनल्टी जो है वो ₹1 लाख से 50 लाख के बीच में रखी गई है। तो बिल जो है ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है, यानी अब जो भी ऑफेंसेस होंगे वो सिविल ऑफेंसेस होंगे, क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होंगे अंडर द बिल। अर्लियर क्या होता था, द ऑफेंसेस लाइक फेलियर टू टेक अप्रूवल, इनसे आपको जो है दे वर पनिशेबल अप टू 5 years और फाइन और बोथ। तो अब इसका भी काफी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे आप क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दे रहे हो तो इससे इसका एक्सप्लॉइटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट सम आर ऑफ द ओपिनियन कि सपोज अगर कोई साइंटिस्ट है, अब ये साइंटिस्ट को लीगल टर्म्स की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती, उनको लॉ इतने अच्छे से पता नहीं होता है,
तो कभी कभी क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट वो अप्रूवल नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है. सो फॉर द सेक ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट दे डू इज दैट दे डोंट टेक अप्रूवल, या उन्हें लॉ प्रॉपर पता नहीं होता है. तो कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, हर लॉ में कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता और वो कभी कभी गलती कर देते हैं. तो इसके कारण उन्हें जो है क्रिमिनल पनिशमेंट ना हो, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है. दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड. बट इसमें इशू यही है अगेन कि जो है अगर आप इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रखते हो तो बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और वो तब तक एक्सप्लॉइट करेंगे जब तक वो कॉट ना हो जाए, क्योंकि आप पकड़े जाओगे तभी आपको जो है वो फाइन होगा, और फाइन भी बहुत कम है, 1 लाख 2 लाख. तो बड़ी कंपनीज या बड़े साइंटिस्ट के लिए इतना फाइन देना कोई मतलब बड़ी बात नहीं, वो आराम से दे सकता है. सो दिस विल अगेन ओपन द फ्लड गेट. तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है. तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है. विल एनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है जैसे कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा, इनकी कल्टीवेशन में जो है बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एफडीआई आएगा इंडिया में, ज़्यादा रिसर्च होगी इंडिया में, तो इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा. विल एनकरेज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो जैसे आयुष हो गया, यूनानी हो गया, ये सब जो है इन्हें जो है बेनिफिट होगा, इनको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा. फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशंस एंड आईपीआर. तो जो रिसर्च है, पेटेंट है, वो जल्दी फास्ट ट्रैक होंगे, तो जल्दी से जल्दी इन एरियाज में आप जो है पेटेंट फाइल कर सकते हो. तो फॉरेन कंपनीज को कहीं ना कहीं जो है ईजियर आएगा इस मार्केट को अप्रोच करना, अगर वो आईपीआर फाइल कर पा रहे हैं तो. ब्रिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. तो इस फील्ड में और ज़्यादा एफडीआई आएगा. अब हम कुछ वैलिड क्रिटिसिज्म देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वैलिड है. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज. तो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या, इसे ही डिफाइन नहीं किया गया प्रॉपरली. काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है इस केस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू पैदा कर सकता है, क्योंकि जो है आप किसे कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज बोल रहे हो और कौन उसे यूज़ कर सकता है, और उसे बेनिफिट देना पड़ेगा कि नहीं लोकल कम्युनिटी को. दिस इज़ वेरी वेरी अनक्लियर, और ये जो है फ्लड गेट्स ओपन कर सकता है फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्सेज. Local communities doesn't have much say in benefit sharing as bill removes direct role of local bodies. तो अब देखिए पहले क्या होता था, सपोज दिस इज अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्स, ठीक है, ये कोई बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स है. सपोज किसी कंपनी को ये रिसोर्स चाहिए. अब पहले क्या होता था, वो लोकल कम्युनिटी की उसे परमिशन चाहिए रहती थी. बट अब क्या हो रहा है कि बिल ने इसे हटा दिया है. बिल क्या कर रहा है कि लोकल कम्युनिटी को हटा के ये कंपनी को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी एनबीए से परमिशन लेनी रहेगी टू यूज दिस रिसोर्स. इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि जो एनबीए है, ये एनबीए, दिस एनबीए इज बेटर इक्विप्ड टू डील विद सच केसेस, क्योंकि एनबीए के पास जो है रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्टीज हैं, और ऐसे केसेस आते रहते हैं. सो एनबीए इज बेटर इक्विप, वो अच्छे से नेगोशिएट कर सकती कंपनी से दैट हाउ दिस रिसोर्स विल बी यूज्ड. बट इसका काउंटर क्रिटिसिज्म यही है कि लोकल कम्युनिटी के पास जो राइट्स हैं वो हटा दिए गए हैं. नेक्स्ट अप हम देखते हैं कि लार्ज कंपनीज में इवेट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रायर अप्रूवल और शेयरिंग द बेनिफिट एज मोस्ट कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स. तो देखिए क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, कंपनीज जो है, अगर कोई आयुष प्रैक्टिशनर है तो इस आयुष प्रैक्टिशनर के नाम पे ही कंपनी को रजिस्टर करवा लिया जाता है. और अब क्योंकि ये कंपनी इसके नाम पे रजिस्टर्ड है तो इसे तो एग्जेम्पशन मिल गया है टू यूज द बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज, तो इसे कोई देना नहीं पड़ेगा, कोई भी बेनिफिट शेयरिंग इसे देनी नहीं पड़ेगी टू ऑल द लोकल कम्युनिटी. तो ये जो है फ्लड गेट अगेन ओपन करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज. ठीक है. नेक्स्ट अप इज दैट अ डोमेस्टिक कंपनी विथ फॉरेन शेयर होल्डिंग वुडंट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द एनबीए. तो ये कहीं ना कहीं जो आपका 2002 का एक्ट है उसे डाइल्यूट करता है, क्योंकि 2002 में आपने क्या कहा था कि हम फॉरेनर्स को हमारा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज विदाउट बेनिफिट शेयरिंग एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे. अब क्या हो रहा है कि अगर कोई कंपनी है जिसकी फॉरेन शेयर होल्डिंग है, दे वुडंट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम एनबीए. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. फिर द बिल प्रपोजेस टू डिक्रिमिनलाइज वायलेशन. तो जैसा हमने देखा था कि डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती नहीं साइंटिस्ट के पास कि उन्हें लॉ पता हो, उनके पास प्रॉपर लीगल टीम हो. बट दिस में वीकन द एनफोर्समेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन लॉस. ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि देखिए मैंने यही बोला था कि जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ ये देना कोई बड़ी बात नहीं है. उनके लिए 1 लाख 2 लाख देना ये कोई बड़ी बात है नहीं. दे कैन ईजिली पे दिस अमाउंट ऑफ मनी. तो उससे होगा क्या कि इन कंपनीज के पास क्योंकि पैसा है तो ये आराम से जो है
ऑफेंस को बार बार करते रहेंगे, और वो भी इन्हें पेनल्टी कब देना है, व्हेन दे आर गेटिंग कॉट, तब उनको ये पेनल्टी देना है। जब अगर पकड़ाएंगे नहीं तो ये पेनल्टी भी देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अगेन अ वेरी कंटेंशियस इशू कि आप डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो बट इससे एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। The bill appears to focus more on reducing regulations and facilitating business interests, raising concern about the potential negative impact on biodiversity. तो देखिए हो क्या रहा है कि बहुत लोगों का ये कहना है कि आप भाई एफडीआई लाने के चक्कर में, आईपीआर फाइलिंग के चक्कर में, एटसेट्रा के चक्कर में जो है आप अपना बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। आप बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट मोर एफडीआई, मोर पेटेंट्स, मोर फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तो जो है उसे आप मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को आप कहीं ना कहीं जो है एक तरफ साइड लाइन तो नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को आप हार्म तो नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग इशू। तो जो 2002 का जो बिल लाया गया था, क्योंकि वो इसीलिए लाया गया था कि लॉन्ग टर्म में हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, बट ये बिल इसे कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता हुआ दिख रहा है। तो अब हम बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, दोनों के बारे में। सो द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 वाज ब्रॉट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको जो है इंटरनेशनल ये लॉ पास हो गया था, ये ट्रीटी पास हो गई थी। तो उसके लिए, और वो ये कहती है ट्रीटी दैट बायोडाइवर्सिटी शुड बी यूज सस्टेनेबली, और इसके जो है बेनिफिट शेयरिंग लोकल कम्युनिटी को मिलना चाहिए। सो इस कन्वेंशन को प्रॉपरली जो है इंडिया में ऑब्लाइग करने के लिए या इंडिया में प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए ये लॉ लाया गया था सीबीडी के लिए। देन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है ये एक्ट। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट लोकल लेवल रहेगी। उसके अलावा जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए की बात की जाती है एट नेशनल लेवल, एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एट स्टेट लेवल की बात की जाती है। देन पीनल प्रोविजंस हैं इस एक्ट में जो 2002 में था, बट उसे कहीं ना कहीं 2023 में हटाने की बात की गई है। देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए के बारे में देख लेते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर स्टैब्लिश्ड है और इसे 2003 में बनाया गया था। इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में है। Then we have anyone seeking intellectual property rights on research based or biological resources should have prior approval from the NBA. ये इसके one of the task है कि अगर किसी को भी intellectual property right चाहिए to do research on biological resources तो उसे पहले NBA से permission लेनी पड़ती है। The NBA will impose benefit sharing requirement. तो NBA जो है वो benefit sharing requirement को impose करती है कोई भी researcher पे या कोई भी अगर person या company जो है biological diversity resources को exploit करने की कोशिश करती है तो। और जो सेक्शन 19 एंड 21 है, दे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए बिफोर एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज टू एंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। नाउ लेट अस मूव अहेड। और इसके कुछ रूल्स देख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लोकल पीपल्स बायोडाइवर्सिटी नॉलेज, तो जो लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है एनबीए। एंड एट लास्ट इट एडवाइसेस स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस। तो जो भी एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए ये जो है एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान एंड 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इसकी लोकेशन आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ता है ये एमपी का जो बॉर्डर है राजस्थान के साथ वहाँ पे। तो इट इज़ ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान विच बॉर्डर्स द एमपी। तो कहीं ना कहीं अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो है कूनो नेशनल पार्क भी है इसी एरिया में। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट का हो जाता है, यहाँ पे कूनो भी है और बाकी सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगला हम देखते हैं थारोसॉरस इंडिकस। ये जो है लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटिंग डायनासोर है जो पाया गया है जैसलमेर राजस्थान में। 167 मिलियन ईयर्स पहले ये पाया गया था। अब इसका जो नाम है वो जो है थार डेजर्ट के ऊपर पड़ा है, थारोसॉरस इंडिकस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज दैट विच इंटरनेशनल कन्वेंशन सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो जो इसमें जो आंसर है वो है सीबीडी, क्योंकि सीबीडी को ही हमने यूज किया था टू पास बायोडाइवर्सिटी एक्ट, क्योंकि इसी को हम जो है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हें हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। सो आंसर इज डी, सीबीडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which regulatory authority is responsible for implementing the Biodiversity Act at national level in India? तो इसका आंसर होगा NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मत कर दीजिएगा, आंसर जो है वो ये होगा सी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग BDA एट नेशनल लेवल। सो आंसर वुड बी सी। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।